हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था और कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखे थे जो किसी पार्टिकल के मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें कोई पार्टिकल का मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम बेसिकली सॉल्वेंट का मूवमेंट देखते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। तो इसमें हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ its low concentration to high concentration। सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट अपने लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। और इसमें कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। मतलब हम अगर सेल की बात करें तो नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस करने पे ये प्रोसेस देखा जाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम मूवमेंट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब किसी रीजन से दूसरे रीजन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं और अगर वो किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो उस मेम्ब्रेन पे वो प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर को अपन कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जब किसी मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करते हैं तो उस दौरान वो मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेशर जनरेट करते हैं जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे या कंसंट्रेशन के बेस पे अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करें तो तीन तरह के सॉल्यूशन हमें दिखते हैं। पहला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, आप इसको नाम से याद रख सकते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल्स का ज्यादा होता है। Solution in which concentration of solute particles is high। यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अगर हम उसको किसी और से कंपेयर करते हैं तब हम ये चीज देखते हैं। एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हम किसी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसकी बात करते हैं। दो सॉल्यूशन है, एक में अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, दूसरे में कम है, तो ज्यादा वाले को अपन कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसमें कंसंट्रेशन कम है उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कि ये सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। It absorb water from surrounding medium। ये सराउंडिंग मीडियम से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जहां पे भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। concentration of solute is less as compared to another solution ये कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें two solutions with same concentration तो ये हो गया ऑस्मोसिस और इसके टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो अपन इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बेस पे देखते हैं। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस मतलब होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें कंसंट्रेशन के बेस पे तीन तरह के सॉल्यूशंस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कम रहता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, और यदि दो सॉल्यूशंस का सेम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स का इनमें, तो इनको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। यदि दो सॉल्यूशंस प्रेजेंट है और एक हाइपो और एक हाइपर है, तो सेल में किस तरह के चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन डाला है और इसके अंदर कोई एक सेल है और सेल के अंदर का सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन अलग है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो बाहर की तरफ सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है, सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, और जो सेल है, ये जो सेल है इसमें अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। तो सेल में क्या चेंजेस होंगे, सेल में क्या चेंज होंगे। अगर सराउंडिंग सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, अंदर वाला हाइपोटोनिक है, हमें पता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो अपनी तरफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो सराउंडिंग से वाटर को खींचता है अपनी तरफ। तो इस कंडीशन में सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो सराउंडिंग में चला जाएगा, यानी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल के अंदर का लिक्विड खींच लेगा, यानी अंदर से मॉलिक्यूल सेल वाटर बाहर निकल आएगा। अब सेल के अंदर से अगर पानी खिंच गया, लिक्विड उसका खिंच गया, तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा और इसके कारण जो कंडीशन देखने मिलेगी वो हो सेल का श्रिंक होना। ठीक है, सेल का श्रिंकेज और श्रिंकिंग ऑफ सेल, यानी सेल का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर चला गया। तो ये एक कंडीशन हमें देखने मिलती है। अगर दूसरी कंडीशन में हम देखें, दूसरा केस देखें कि सराउंडिंग का जो सेल के जो सराउंडिंग का मीडियम है, वाटर है, वो हाइपोटोनिक है और सेल के अंदर हाइपरटोनिक है। इसके अंदर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक और बाहर का हाइपोटोनिक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल जो है वो सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी,
ठीक है। और इस कंडीशन में हमें देखने मिलता है सेल जो है वो फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें स्वेल्ड हो जाएगी, क्योंकि वाटर इसके अंदर जाता जाएगा, भरता जाएगा, तो सेल का साइज बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मीडियम दे दिया जाएगा कि वो हाइपोटोनिक है, या उसकी वैल्यू हाइपोटोनिक के टर्म्स में, यानी उसकी वैल्यू दे दी जाएगी दो सॉल्यूशंस की, कि अंदर के सॉल्यूशन की इतनी वैल्यू है या कंसंट्रेशन इतना है और बाहर का कंसंट्रेशन इतना है, या सिंपल वर्ड्स में आपको आ जाएगा कि बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, और इस कंडीशन में बताना है कि सेल में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो आरबीसी के लिए 0.9% NaCl, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl जो होता है ये आइसोटोनिक होता है। आरबीसी के लिए 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो होता है ये आइसोटोनिक होता है। मतलब NaCl का जो, यानी NaCl का जो कंसंट्रेशन है, इतना कंसंट्रेशन 0.9%, ये आरबीसी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। अगर इससे कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हुआ तो फिर सेल्स सफर करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का कंसंट्रेशन अपन ने ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल 1.25% कर दिया, तो 1.25% जैसे ही आरबीसी के कांटेक्ट में आएगा तो वो तो हाइपोटोनिक हो गया, और हाइपोटोनिक कंडीशन में आरबीसी के अंदर का लिक्विड खिंच के बाहर आ जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, जिससे कुछ समय के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। इंजेक्शंस जो होते हैं, इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं, जो पेरेंट्रल्स होते हैं, उनको टोनिसिटी उनकी मेंटेन की जाती है, यानी उसके लिए आइसोटोनिक कंडीशन जरूर मेंटेन की जाती है। और इवन जो ईयर्स के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं या आईज के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं मेनली, इन सब में आइसोटोनिसिटी यानी आइसोटोनिक कंडीशन मेंटेन की जाती है। अब अगर देखें कि कोई इस तरह की कंडीशन बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, यानी अगर कोई सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, अगर इस सिचुएशन में बहुत देर तक है कि उसके सराउंडिंग में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है और लगातार उसका जो अंदर का लिक्विड है वो सराउंडिंग मीडियम में आता जा रहा है, ये सिचुएशन अगर लगातार बनी रहती है तो कंडीशन ये हो सकती है कि सेल की कुछ समय के बाद डेथ हो जाए, अगर उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया गया तो। इस सिचुएशन को अपन कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल वॉल, यानी अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जो कंटेंट होता है, जो लेयर मटेरियल होता है, उसका सेल वॉल से सेपरेशन, ये कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। पहली तो एक डेफिनेशन ये हो गई, और अगर दूसरे टर्म्स में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसके अंदर का लिक्विड धीरे धीरे रिलीज होता जाता है, जिसके कारण सेल की श्रिंकिंग होती है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस से सेल की श्रिंकिंग होती है और डेथ भी हो सकती है। अगर ऐसी सेल को, यानी जिसमें ये कंडीशन देखी जा रही है, अगर ऐसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, अगर इस सेल को जो जिसमें श्रिंकिंग हो चुकी है, जो साइज में छोटी हो चुकी है, अगर ऐसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे मतलब सेल के अंदर का सॉल्यूशन अब हाइपरटोनिक हो गया, तो वो सराउंडिंग से फिर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में, यानी जिस सेल में ऑस्मोसिस हो चुका है उसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमने देखा ऑस्मोसिस और रिलेटेड कंडीशंस जो होती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम पिट्स के बारे में।
पिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो छेद होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, सेल वॉल वाले पार्ट में देखी जाती हैं, उन्हें अपन पिट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि लिग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल में होता है। लिग्निन का डिपोजिशन जो सेल वॉल में होता है, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है और वो प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन करता है। सॉरी, जहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है और प्राइमरी वॉल में जहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है, वहां पे पिट्स का फॉर्मेशन होता है। At some places, lignin is absent, which results in pit formation. सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है, कहीं पे अगर लिग्निन एब्सेंट है तो वहां पे वो स्मॉल ओपनिंग्स के फॉर्म में दिखाई पड़ता है स्ट्रक्चर, जिसे हम पिट कहते हैं। और पिट के जो अंदर का स्पेस होता है, अंदर की जो कैविटी होती है, उसे पिट कैविटी कहा जाता है। पिट्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपल पिट, सिंपल पिट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। सिंपल पिट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब बीच में जो गैप है वो लगभग बराबर है, चाहे किसी भी तरफ से देखें, यानी जो डायमीटर है पिट कैविटी का वो सेम है। ठीक है, सिंपल पिट में जो डायमीटर होता है पिट कैविटी का वो सेम होता है, सराउंडिंग में हम कहीं से भी उसको देख लें। पर जो दूसरा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट जो होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है। बॉर्डर पिट कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब अंदर जो कैविटी है वो जैसे जैसे बाहर की तरफ आती है तो वो बढ़ती जाती है। डायमीटर ऑफ पिट कैविटी इंक्रीजेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। मतलब अंदर की तरफ से जब बाहर की तरफ कैविटी का साइज देखा जाता है तो वो बढ़ती हुई जाती है। इसके अलावा इस कैविटी में कई बार कुछ मटेरियल का डिपोजिशन भी देखा जाता है। इस कैविटी में बीच में कुछ कई बार मटेरियल का डिपोजिशन भी देखा जाता है और ये मटेरियल होता है सुबरेन। कई बार स्पिट कैविटी में सुबरेन मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो ये जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये वाला पार्ट और सुबरेन वाला पार्ट, इन दोनों के लिए हम टर्म यूज करते हैं टोरस। तो कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये टोरस कहलाता है।
टोरस वो स्ट्रक्चर है जिसमें बॉर्डर पिट्स के दौरान, बॉर्डर पिट के फॉर्मेशन के दौरान सुबेरिन का डिपोजिशन देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पिट्स के बारे में। एक बार इसको जल्दी से पढ़ते हैं अपन। पिट्स, लिग्निन का डिपोजिशन जनरली सेल वॉल में देखा जाता है। कई जगह पे लिग्निन एब्सेंट होता है सेल वॉल में, उस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को, यानी जहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है उसे हम पिट बोलते हैं। पिट के अंदर जो स्पेस होता है, अंदर वाला जो रीजन होता है, उसे पिट कैविटी कहा जाता है। जैसे ये पिट कैविटी हो गई। सिंपल पिट जो होता है कि जब डायमीटर पिट कैविटी का सेम होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं देखा जाता, और अगर ये चेंज किसी कंडीशन में देखने मिलता है तो फिर हम उसको बॉर्डर पिट कहते हैं। बॉर्डर पिट में जो पिट कैविटी होती है उसका जो डायमीटर होता है वो अंदर से बाहर जाते वक्त बढ़ता जाता है। कई बार उस कैविटी वाले पार्ट में सुबेरिन डिपॉजिट होता हुआ देखा जाता है। सुबेरिन जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है। जब ये सुबेरिन डिपॉजिट होता है तो वो कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम टोरस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था। टोरस में किस तरह के मटेरियल का डिपोजिशन देखा जाता है, तो आंसर है सुबेरिन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायो मेम्ब्रेन्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक बायोमेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कुछ मटेरियल्स को ये अलाउ करता है और कुछ को नहीं करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम पहले बात करते हैं जो मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बताए गए थे। सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए थे। उसमें सबसे पहला मॉडल था ओवरटन मॉडल। ये साइंटिस्ट के नाम पर ही था, प्रपोज्ड बाय ओवरटन। और ओवरटन ने यह कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सिंगल लेयर लिपिड की बनी होती है। Cell membrane is made up of single lipid layer। सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड लेयर की बनी होती है, ऐसा ओवरटन ने कहा था। ये बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। जो लेटेस्ट मॉडल अपन अभी पढ़ते हैं वो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि सिंगल लेयर की होती नहीं, एक्चुअली लिपिड की लेयर होती है और साथ में प्रोटीन की लेयर होती है, पर वो स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होती है। तो ओवरटन का मॉडल फेल हो गया था। दूसरा मॉडल आया था गॉटर ग्रेंडल मॉडल। गॉटर ग्रेंडल मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो लिपिड लेयर की बनी होती है। गॉटर और ग्रेंडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो लिपिड लेयर की बनी होती है, इनके अकॉर्डिंग सिंगल लेयर की बनी होती है। ये दोनों ही मॉडल बाद में रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि ये ऐसा चेंज जो दो लिपिड की लेयर होती है, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया था, ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ते हैं थर्ड, सैंडविच और ट्राई लैमिलर मॉडल। सैंडविच और ट्राइलेमिनर मॉडल ये डेनियल और डेवसन ने प्रपोज किया था। और ईयर 1935 में किया था। डेनियल एंड डेवसन ने 1935 में एक मॉडल प्रपोज किया, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है
वो दो लिपिड लेयर की बनी होती है और दो प्रोटीन लेयर से वो सराउंडेड होती है। मतलब बाहर की तरफ प्रोटीन्स की लेयर होती है कुछ इस तरह से, ये प्रोटीन की लेयर, और इसी के सामने ये प्रोटीन की लेयर। प्रोटीन की लेयर जो इसका साइज होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 20 एंगस्ट्रॉम, और अंदर की तरफ लिपिड्स की दो लेयर होती है जिसमें प्रोटीन की तरफ उसका हेड पार्ट होता है, कुछ इस तरह से, ये दो लिपिड्स की लेयर है जिसके सराउंडिंग में प्रोटीन की लेयर होती है। ये लिपिड लेयर का हेड पार्ट, इस तरफ भी हेड पार्ट, ये बीच में लिपिड का पार्ट है, लिपिड की दो लेयर्स हैं। और लिपिड लेयर का जो साइज होता है ये होता है 35 एंगस्ट्रॉम। प्रोटीन का 20 एंगस्ट्रॉम और लिपिड का 35 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस देखें टोटल थिकनेस अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये होता है 20 और 35 और 20 यानी 75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि कितने साइज का पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, कितने साइज का कितना पार्टिकल साइज वाला कोई सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो उसका आंसर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि उसको प्रोटीन की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा तो उसका साइज जो होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो फ्लूइड नेचर की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, तो इसका जो साइज है वो 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक वेरी कर सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, फ्लूइडिटी होती है उसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसके कारण उसका साइज थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर की होती है तो खिंच जाती है, जिसके कारण ये 100 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज जा सकता है। अच्छा, लिपिड में जो इन्होंने बात की थी, लिपिड में जो दो हेड वाला पार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक अगर चेन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये है हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोफिलिक हेड वाला पार्ट होता है, जबकि बीच अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट कहलाता है। अंदर की तरफ जो होता है, जो दोनों किनारे एक तरफ हैं ये वाले, ये हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट है, और जो अपोजिट एंड्स पे है हेड वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। तो ये मॉडल दिया था सैंडविच मॉडल, ट्राइलेमुलर मॉडल, डेनियल और डेविसन ने 1935 में। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया था रॉबर्टसन ने।
इन 1959 1959 में रॉबर्टसन ने मॉडल बताया था। इनका मॉडल भी लगभग इन्हीं के जैसा था, सैंडविच और ट्रायलैमिनर मॉडल जैसा था। ये मॉडल भी लगभग वैसे ही था, बस इन्होंने प्रोटीन का नाम चेंज करके बताया था। ठीक है, प्रोटीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक प्रोटीन इन्होंने ये बताया था, दूसरा प्रोटीन इन्होंने बताया था, पर वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं और अंदर की तरफ लिपिड की लेयर होती है। साइज भी इन्होंने सेम बताया था, 20 एंगस्ट्रॉम 35 एंगस्ट्रॉम, इन्होंने भी सेम साइज बताया था। ये अभी तक के जितने अपन ने मॉडल पढ़े, चाहे वो ओवरटन मॉडल हो, गोटर ग्रैंडल मॉडल हो, यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल, सबका जो कॉमन ड्रॉबैक था वो ये कि कोई भी मॉडल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाया था। ऑल द अबव मॉडल्स आर फेल्ड टू एक्सप्लेन the fluidity and strength of सेल मेम्ब्रेन। कोई भी मॉडल जो भी अपने अभी तक पढ़े हैं, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और रिजिडिटी यानी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला मॉडल था ओवरटन मॉडल। ओवरटन मॉडल के अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर लिपिड की बनी होती है, जो कि गलत है। दूसरा गॉटर ग्रैंडल मॉडल। गॉटर ग्रैंडल ने प्रपोज किया था 2 लिपिड की लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में, ऐसा इन्होंने कहा था। प्रोटीन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। नेक्स्ट आता है सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिनर मॉडल। ये दो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, ईयर ध्यान रखना है, और इनके बारे में जो जो भी डिटेल इन्होंने दी थी वो आपको ध्यान रखनी है। मेन मॉडल जो है उस पर अभी अपन आते हैं, जो कि डिटेल में हमको पढ़ना है, पर इनमें साइंटिस्ट का नाम, इन दोनों में साइंटिस्ट का नाम और जो काम था इनका वो आपको ध्यान रखना है। सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिनर मॉडल बताया था डेनियल और डेविसन ने 1935 में। इन्होंने कहा था कि प्रोटीन की लेयर होती है, 2 प्रोटीन लेयर होती है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 2 लिपिड की लेयर होती है। प्रोटीन का जो साइज होता है 20 एंगस्ट्रॉम दोनों तरफ, और अंदर लिपिड लेयर का साइज जो होता है 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन का साइज देखें हम तो 75 एंगस्ट्रॉम होता है, पर क्योंकि फ्लूइड नेचर होता है इसका, फ्लूइडिटी होती है, तो ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाती है और ये साइज 100 एंगस्ट्रॉम तक चला जाता है। इसमें जो लिपिड की लेयर होती है उसमें बाहर की तरफ जो किनारे, बाहर की तरफ जो एंड्स होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हेड वाले पार्ट कहलाता है, जबकि जो सेंटर की तरफ होता है, जो दोनों आपस में लगभग पास में होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल कहलाता है। ऐसे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर रॉबर्टसन ने भी बताया था, पर प्रोटीन के नाम उन्होंने चेंज कर दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इनके मॉडल को कहा गया था, 1959 में इन्होंने प्रपोज किया था। जितने भी अभी तक मॉडल ये पढ़े गए थे, बताए गए थे, ये सारे रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि कोई भी मॉडल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और उसकी रिजिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेटेस्ट मॉडल जो दिया गया सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने। proposed by Singer and Nicholson in 1972। कई बार पूछा जा चुका है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था, या लेटेस्ट मॉडल के नाम से भी इसमें पूछा जाता है, जो पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है। लेटेस्ट मॉडल है ये,
को एक्सेप्ट किया गया है कि मतलब मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह का ही होता है, मतलब जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट और यूज करते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग्स in the sea of phospholipid, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये हम इस मॉडल के लिए भी स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसमें कहीं कहीं बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपने अपन जैसे गुलाब जामुन देखते हैं कि वो चाशनी में फ्लोट करता रहता है, तो वो जो गुलाब जामुन वाला पार्ट हो गया वो हो गया प्रोटीन, और जो चाशनी वाला पार्ट हो गया वो फॉस्फोलिपिड। तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था सिंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो सेल मेम्ब्रेन इन्होंने जो बताई थी, पहले हम उसका एक रफ स्केच देख लेते हैं। मेम्ब्रेन में जैसे हमने अभी देखा, ये लिपिड की बाइलेयर, ये पूरी मेम्ब्रेन में फैली हुई रहती है कुछ इस तरह से। लिपिड की दो लेयर होती हैं, जैसे अभी तक साइंटिस्ट बताते आए थे। ये पूरे स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसा हमने अभी तक देखा है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर ये आपको पूरी मेम्ब्रेन में मिलेंगे। अच्छा, बीच वाले पार्ट में कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो इस लेयर में एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ये लिपिड्स की लेयर है, तो ये बाई लेयर हो गई लिपिड की, और बीचों बीच कुछ प्रोटीन्स यहां प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से भी देखने मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे देखने मिलते हैं। कुछ डिपोजिशन भी देखने मिलता है मेम्ब्रेन में। तो इस तरह का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था सिंगर निकोलसन ने। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, जब आप उसका बुक में डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स अरेंज होते हैं स्पेसिफिक मैनर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने जो लिपिड की बात की थी, इन्होंने बताया था कि फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। तो जो कंपोनेंट इन्होंने बताए थे मेम्ब्रेन के बारे में, उसमें सबसे पहला था फॉस्फोलिपिड। एक्चुअली लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, जिसमें वही हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी हेड और टेल वाली बात की थी इन्होंने। पर जो लिपिड की कैटेगरी में सबसे ज्यादा अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। मतलब मैक्सिमम अमाउंट में जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। तो इसमें हम लिख लेते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपिड
इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। लिपिड तो होते हैं, पर ये फॉस्फोलिपिड, लिपिड की बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें एक होता है फॉस्फोलिपिड, यानी ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये इसमें देखा जाता है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड ही वो स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देने वाला पार्ट जो होता है वही फॉस्फोलिपिड ही होता है। इसके अलावा यहां पे मतलब मेम्ब्रेन में लिपिड वाले पार्ट में कुछ मटेरियल का डिपोजिशन देखा जाता है, और ये मटेरियल होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जनरली यूकैरियोट में देखा जाता है, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल जनरली नहीं देखा जाता, पर कोलेस्ट्रॉल के जैसा एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं होपनॉइड। तो यहां पे इसको लिख देते हैं, इन प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की जगह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं होपनॉइड प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर इसमें मूवमेंट की बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, मतलब वो किनारे की तरफ खिसकते हैं, और लिपिड्स जो है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब कोई चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए या कहीं और पहुंच जाए, ये कहलाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। पर ये बेसिकली मेनली लिपिड्स का देखा जाता है मूवमेंट, पर कई बार प्रोटीन भी इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं, यानी मेम्ब्रेन में दोनों ही प्रोटीन और लिपिड दोनों ही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। पर हम जनरली ये कहते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं, क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा देखी जाती है, फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, फ्लूइड नेचर उनका ज्यादा अच्छा होता है, तो वो ज्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। तो लिपिड के लिए हम फ्लिप फ्लॉप टर्म यूज करते हैं, और प्रोटीन्स के लिए हम लेटरल मूवमेंट यानी किनारे की तरफ उनका खिसकना इस तरह से कहते हैं। जनरली lipids undergo flip flop movement and proteins show lateral movement। प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट होता है और लिपिड्स का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। अच्छा, ये जो फॉस्फोलिपिड है जो काफी सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके कारण मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी आ रही है, इसीलिए इस मॉडल को क्वासी फ्लूइड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्वासी फ्लूइड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वासी मतलब होता है सेमी, फ्लूइड मतलब सेमी लिक्विड टाइप का जो मूवमेंट मॉडल फॉस्फोलिपिड के कारण इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ पॉइंट्स, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
इसको सिंगर और निकोलसन ने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये लेटेस्ट मॉडल है और इसी को सबसे ज्यादा अभी तक एक्सेप्ट किया गया है। इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब फॉस्फोलिपिड एक बड़ा पार्ट है, उसमें प्रोटीन छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में देखे जाते हैं। पहला हम बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड में एक होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है ये लिपिड का मैक्सिमम फॉर्म जो देखा जाता है मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये भी एक लिपिड फैटी सब्सटेंस है। कोलेस्ट्रॉल के कारण मेम्ब्रेन में रिजिडिटी यानी जो ठोसपन होता है, मजबूती होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। इन प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोट कंटेन होपोनॉइड which provide rigidity to cell membrane। इनमें ओपोनॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लिपिड जनरली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, मतलब उनकी वो अपनी पोजीशन को चेंज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। लिपिड्स अपनी पोजीशन को चेंज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कई जगह प्रोटीन भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और प्रोटीन के लिए हम लेटरल मूवमेंट की बात करते हैं, मतलब वो धीरे धीरे किनारे की तरफ खिसकने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये एक जनरल पार्ट था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। इन्होंने प्रोटीन्स जो बताए थे, ये मेनली दो तरह के प्रोटीन्स बताए थे, मतलब मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब ये वाले प्रोटीन, ये जो बीच बीच में प्रेजेंट है, ये वाला बेसिकली प्रोटीन जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड फॉर्म में होता है, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है और इसको निकालना इतना इजी नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सेल में मेम्ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 70% होते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 70% होते हैं। और यही ऐसे प्रोटीन्स हैं जो किसी सब्सटेंस को ट्रेवल करने के लिए पाथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट सेकेंड टाइप की जो प्रोटीन बताया इन्होंने, ये बताया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जिसे एक्सटर्नल प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से बहुत टाइटली बाउंड नहीं होते और इनको निकालना आसान होता है। ठीक है, इनको आसानी से निकाला जा सकता है और इनका परसेंटेज ये 30% होते हैं। तो अमाउंट की अगर बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन काफी ज्यादा अमाउंट में है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन काफी कम अमाउंट में है। ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये जो हमने ग्रीन से शो किया है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये शुगर वाला पार्ट होता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट यानी लिपिड, प्रोटीन और तीसरा कंपोनेंट बताया इन्होंने कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में, फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ये सेल में आउटर पार्ट में देखा जाता है और जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कुछ कैटेगरीज बनाई गई है, मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरह से। ओलिगोसैकेराइड एक्चुअली में जिसमें कार्बन 2 से 10 मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक होने के बाद शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 शुगर वाले मॉलिक्यूल्स
ऐसे सब्सटेंस जो 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल तक देते हैं उनको अपन कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ओलिगोसैकेराइड कैटेगरी वाले पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका मेन फंक्शन होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन का, यानी ये इंफॉर्मेशंस को सेल टू सेल कैरी कराते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये इन्होंने बताए थे कंपोनेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। जैसे हम मेम्ब्रेन का अगर कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें अगर, तो प्रोटीन्स का परसेंटेज ज्यादा होता है। प्रोटीन्स एक्चुअली होते हैं 52 से 58% तक, और हम 50 से लगभग ले लेते हैं, 50 से 58% तक प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड का परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेट 40, और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, और इसका परसेंटेज काफी कम होता है, पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, जनरली हम क्या सुनते हैं, प्रोटीन लिपिड, बस इन्हीं का नाम सुनते रहते हैं मेम्ब्रेन में, पर कार्बोहाइड्रेट का भी परसेंटेज होता है 1 to 2%, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वही ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें, जो जनरली सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसमें जो मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें प्रोटीन्स का परसेंटेज 52 होता है, और लिपिड का परसेंटेज 40 होता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी की गई थी, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा यानी 52, और लिपिड्स का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, 40% होता है। ठीक है, तो ये जनरल अपन ने मेम्ब्रेन की बात की। अच्छा, मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा मेम्ब्रेन का। चलिए एक बार जल्दी से फ्लूइड मोजाइक मॉडल अपन डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और ज्यादातर अच्छे एक्सेप्ट किया गया, मतलब जो इन्होंने पॉइंट्स बताए थे वो मैक्सिमम कवर करते हैं सारी चीजों को। इन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में 3 तरह की चीजें होती हैं, पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो होता है ये काफी मैक्सिमम अमाउंट में फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में देखा जाता है। लिपिड कई तरह के होते हैं, ठीक है, प्लांट में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है ये कॉमनली देखे जाते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जो फ्लूइडिटी के लिए जरूरी होते हैं, फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड का ही एक फॉर्म है, ये मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है, मजबूती देता है। प्रोकैरियोट में ये कोलेस्ट्रॉल वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, उसकी जगह उसमें होपोनाइट्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रोटीन के बारे में। जो धसे हुए प्रोटीन्स होते हैं जिनको आसानी से रिमूव करना नहीं हो पाता, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन 70% में, और जो बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं जिनको निकालना इजी होता है, ये 30%। ठीक है, वीक बॉन्ड से अटैच होने वाले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, वेंडरवॉल फोर्स वगैरह एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के केस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन करने में मदद करते हैं, यानी इंफॉर्मेशंस को कैरी कराना, ट्रांसफर कराना अगली सेल में, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखें तो ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आरबीसी की मेम्ब्रेन की स्टडी की गई, जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज 52 और लिपिड का 40%।
अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 एंजाइम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इवन एटीपीज वाला जो पार्ट होता है, एटीपी सिंथेसिस के लिए भी पार्ट मेम्ब्रेन, ये जो एंजाइम होता है ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एटीपीज जो होता है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम है, ठीक है, पर कुछ एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में काफी कम अमाउंट में ही सही पर सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बेसिकली बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो भी मॉडल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट सेल, एनिमल सेल को डिस्कस करते हुए ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे।